ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? प्रिलिमिनरी See, I will take up your questions after my session. There is a complaint for history classes. After Kunal. फाइव मिनट वेट्स सर कहाँ रहे? सर खा रहे पता नहीं। देखो, दिस सेशन हैज ए डिफरेंट पर्पस एंड आई एम स्पीकिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स विद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम. The purpose of the session is to give you certain guidelines about the coming preliminary examinations. इस सेशन का जो उद्देश्य है, अभी जो हम आए हैं आपके सामने, इसमें इकोनॉमी के क्लास को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया गया है और ये मेरा राइट है. आई एम विद इन माई राइट्स टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशंस. तुम लोगों के डिक्टेट से, तुम लोगों के आदेश से चीज़ें नहीं चल सकती हैं और तुम लोगों की इच्छा को पूर्ति करते करते तो इंसान मर जाए फिर भी नहीं होगा. ये मैंने देख लिया ये पूरा सेशन करके. बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग दो चार ऐसे हैं जो कि सिर्फ दोष निकालने में लगे हुए हैं या कुछ कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है. पहली बात, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टीचर्स रोल इज not limited but not unlimited also. अभी समझने की कोशिश करो, हमारा रोल सीमित नहीं है, हमारा रोल व्यापक है, लेकिन असीम भी नहीं है, अनंत नहीं है. 60-40 के रेशियो में काम होता है. कोई भी कोचिंग संस्था, कोई भी टीचर, वो आपको 60-70% प्रिपेयरनेस करवाता है और 30% तो आपको
अपनी मेहनत, अपने लगन, अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठा से करनी पड़ेगी। अभी मैंने एक स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, सारी संस्थाएं बंद हो गई है, दिल्ली में लॉकडाउन है, जितने भी सेंटर्स हैं वो सब बंद हो गए हैं। करियर विल का भी जो सारा सेंटर था बंद हो गया है। तो जो हाउस, जो घर में सेंटर्स हैं, उन्हीं के विषय में सिर्फ बात चल अभी देयर वाज अ नॉइज कमिंग आउट ऑफ। हम तो देखो एक फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो आई कैन इंटरेक्ट विथ यू। चलो ओके, सबका अभिवादन मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी आपसे जो मेन पर्पस था, वो एक तो पर्पस है आपको सूचना देना, और सूचना देने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारे क्लासेस थोड़ी सी डिसरप्ट हो रही हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे टीचर्स बीमार चल रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स बंद हैं अपने अपने घरों में, ऑफिसेज बंद हो गए हैं दिल्ली में, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। करंट अफेयर का मटेरियल और जो सब कुछ है वो चलता रहेगा। अब पीटी बहुत नजदीक में है और ये दायित्व तो मैंने जब उठाया है, आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग योर मेंटर, तो पीटी के अभी एग्जैक्टली 21 डेज प्लस 30 डेज प्लस 9 डेज ऐसा कुछ लगा लो, तो लगभग 60 दिन शेष रह गए हैं। तो 60 दिन पहले पीटी के विषय में, सिर्फ और सिर्फ पीटी के विषय में आपसे बात करनी है। और आपके एसएमएस को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन के साथ कम से कम 45 मिनट्स चाहिए। समझे आप? तो पीटी के लिए कितने लोग दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पीटी की तैयारी किस प्रकार की है, कितनी है, आप प्रिपेयर्ड भी हो या नहीं, पीटी के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। अब आईएएस और पीसीएस दोनों का दो अलग अलग पीटी है, तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग होती है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो हम लोग सबसे पहले आज के सेशन में बात करेंगे कि पीटी का दो भाग है। एक कर लेते हैं आईएएस का पीटी क्या है और एक पीसीएस एग्जामिनेशंस का पीटी क्या है, और दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, कौन कौन सी किताबों को पढ़ा जाए, कौन कौन से रेफरेंस बुक बनाए जाए, ये बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को। और रेफरेंस बुक में हम कभी नहीं कहेंगे कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं पढ़ना है, दूसरे कोचिंग के वेबसाइट्स को नहीं पढ़ना है। हम कहेंगे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया मटेरियल बना रहा है तो हम जरूर कहेंगे कि वहां से पढ़ो, और वही पढ़वाएंगे आपको। कारण क्या है? उद्देश्य है सफलता।
और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सेक्टर में अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी 2 शब्द बोलना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं एफर्ट्स लगा रही हैं, उनके कुछ अच्छे कार्य होंगे तो हम जरूर आपको बताएंगे कि ये पार्टिकुलर टॉपिक आप वहां से जरूर पढ़िए। वो हमारे राइवल्स नहीं हैं, वो हमारे कॉम्पैट्रियोट्स हैं। हम लोग साथ मिलकर के एक ही गोल को लेकर के चल रहे हैं। मेरा अपना क्लाइंटशिप है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं हजारों में, उनके अपने हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो वो भी तो हमारे स्टूडेंट है ना, जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हुए और हमारे स्टूडेंट भी उनके हुए। तो कभी ये मत सोचना कि आलोक रंजन कभी भी ऐसा गाइडेंस की बात करेगा जिसमें वो कहेगा कि हमारे नोट्स को पढ़ो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, हमारे कोचिंग का ही मटेरियल दुनिया का सबसे अच्छा मटेरियल है। बिल्कुल नहीं। हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, बाकी लोग भी एफर्ट्स ले रहे हैं। अब आइए की पॉइंट्स पे बात करते हैं। मुख्य बिंदु क्या है हमारे पीटी में? आईएएस का पीटी। सबसे पहले हम लोग आईएएस के पीटी पर ही बात करेंगे, फिर पीसीएस पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पीसीएस के पीटी को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा क्या बोलूं उसको, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आईएएस के पीटी में बहुत जटिलताएं हैं और बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम पीपल। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए तो बहुत चैलेंजेस है आईएएस के पीटी में, क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है, पढ़ने का कोई बहुत सोर्स नहीं है। अब पढ़ने का सोर्स नहीं है, इंग्लिश में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा क्या है हिंदी माध्यम के छात्रों का, कि उनका भटकाव भी बहुत अधिक है, क्योंकि वो बड़े असुरक्षित महसूस करते हैं, उन पे दबाव भी ज्यादा है। आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो उन पे एक आर्थिक दबाव होता है, एक पैरेंटल प्रेशर होता है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है। तो उनकी भावनाएं जो होती हैं वो भी बहुत दबी कुचली सी कई बार होती हैं, और हम समझते हैं इस दर्द को। तो उनको और प्रेशर के कारण और जितना दबाव उन पे पड़ा रहता है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस घटता है, उनका ह्रास होता है, उनका डेसिमेटेड परफॉर्मेंस निकल करके सामने आता है। तो हमने आज के सेशन में इस बात को भली भांति समझा है कि जो हमारे छात्र हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, कम आमदनी वाले हैं, छोटे शहर वाले हैं, दूर दराज रहते हैं, विशेष करके उन्हीं के लिए प्रोग्राम चल रहा है। और प्रोग्राम में वही सबसे ज्यादा भागीदारिता भी उनकी है, सब लोग हैं प्रोग्राम में। तो आप लोगों के लिए विशेष करके इसमें बहुत सारा संदेश है और बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका आप अक्षरशः पालन करना। और मेरी प्रार्थना है कि आप इतने बड़े बड़े एसएमएस मत लिखो। हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे आपका होगा। अभी आप व्यक्तिगत समस्याओं को मत लिखो। YouTube पे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, प्यारे बच्चों YouTube पे जो देख रहे हो मुझे, मैं आप लोगों से भी बात नहीं कर पाऊंगा। आशा है कि आप हमारी बात को सुन करके सीखने का कोशिश करोगे, है ना। इट्स टाइम टू लर्न, इट्स टाइम टू हैव ए रियलाइजेशन, इट्स टाइम टू फॉर्म ए स्ट्रैटेजी, कैसे पीटी को टैकल किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि आईएएस के पीटी के लिए क्या करना होगा। आईएएस और पीसीएस के पीटी में बहुत मूल अंतर है। तो आप देखो, ये है हमारा आईएएस का पीटी, और आईएएस के पीटी में 2 सेक्टर्स हम मानते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में आपको समझाना है। एक तो है परंपरागत सेक्टर है, और दूसरा है तुम्हारा ये कॉन्टेम्पोररी कह लो, या इसको कह लो करंट बेस्ड जो इश्यूज होते हैं। तो ये 2 सेक्टर्स हैं। अब छोटा सा एनालिसिस देखो कि 2011 से लेकर के 2016 का एक पीरियड है, और 2016 से फिर ये 2021 का एक पीरियड है।
और एक पीरियड है 2011 से पूर्व, यानी इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लें, एक और ए मान लें, तो यहां लिख देते हैं 2011 से पूर्व का एक पीरियड मान लेते हैं, 3 पीरियड मान लेते हैं। अब ये जो 3 पीरियड है, तो 3 पीरियड में आप देखोगे तो 2011 से पूर्व जो परंपरागत प्रश्न आते थे, परंपरागत प्रश्न का मतलब क्या होता है कि इतिहास से प्रश्न, भूगोल से प्रश्न, कोर विषय से प्रश्न, 1857 के क्रांति से प्रश्न, है ना, ओशियन करंट से प्रश्न, प्लेट टेक्टोनिक से प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न आते थे, पर्यावरण से भी प्रश्न आते थे। तो सिंपल प्रश्न रहता था, इकोलॉजिकल निश क्या है, बायो प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास क्या है, तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, इस तरह के प्रश्न आया करते थे पहले। उसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं। किताब का नाम और उसका ऑथर कौन है, इस तरह का जो प्रश्न होता था ना, इसी को ट्रेडिशनल कहा जाता है। क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रोविजन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ तो 1935 वाले अधिनियम में क्या क्या प्रोविजंस थे, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। पंचायती राज सिस्टम, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। तो ये पूरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन का एक सेट होता है। इकोनॉमिक्स में भी जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें मोस्टली क्या था, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इस तरह के प्रश्न होते थे। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस तरह के प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन अब समय बदला है, दिशा बदली है, दशाएं बदली है, सब कुछ बदल रहा है। और बदलते स्वरूप में हिंदी माध्यम कहीं ना कहीं पीछे रह गया। हिंदी माध्यम के टीचर भी वहीं रह गए। कुछ लोगों ने कुछ एडेप्टेशन किया होगा, लेकिन एडेप्टेशन वही कर सकता है जो बहुत मेहनत करता हो, जो प्रत्येक प्रश्न को देखे और समझे कि प्रश्न आखिर आया कहां से। अब जैसे मान लो कि हम एक उदाहरण सिंपल सा ले लें कि भाई पिछले वर्ष एक प्रश्न आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे एक प्रश्न आ गया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया, वो कहां से पूछा गया, हमारे जो टीचर इंग्लिश मीडियम में है राजीव, उन्होंने भी आपको बताया हुआ है ये बात। हम लोग की टीम जो डिस्कशन करती है तो हम लोग सब इसमें देखते हैं कि आखिर कहां से पूछा गया है। तो इनवर्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो प्रश्न था वो एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे से आया, जिसमें जॉम्बी फर्म का मेंशन किया हुआ था। तो ये प्रश्न आखिर देखो कैसे इंटरकनेक्ट होकर के पूछ रहा है। पिछली बार इतिहास में भी एक मुस्लिम लेडी डॉक्टर पे प्रश्न पूछा जो हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो इतिहास के प्रश्न भी कहां से आ रहे हैं, स्रोत ट्रेडिशनल तो नहीं रह गया, स्रोत बदल गए हैं, प्रश्न का डिजाइन बदल गया है। आईएएस की बात कर रहे हैं, पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं। भाई जो लोग आईएएस बनना चाह रहे हो, आईएएस के लिए मेहनत कर रहे हो, वो बहुत ध्यान से सुनो। पीसीएस वाले थोड़ा धैर्य रखो। तो हम क्या करेंगे, क्या हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि 2011 से पूर्व ट्रेडिशनल क्वेश्चंस लगभग 80% पूछता था और करंट अफेयर का प्रश्न होता था 20%। और करंट अफेयर के जो प्रश्न होते थे वो स्वतंत्र होते थे, वो पूरा प्रश्न ही करंट अफेयर का होता था। और मोस्टली प्रश्न क्या होते थे, कमीशन के रिपोर्ट्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या हो रही है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या मीटिंग हो गया, वो इंस्टीट्यूशंस और कमीशंस और पॉलिसीज 3 चीजों पे आधारित थे। ये जो करंट था पहले का, ये आधारित था इंस्टीट्यूशंस। दूसरा आधारित था न्यूज पे, न्यूज बेस्ड मोस्टली हुआ करता था, इंस्टीट्यूशन बेस्ड हुआ करता था, या कोई पॉलिसी बेस्ड हुआ, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इस पे आधारित हुआ करता था करंट अफेयर और कंटेम्पोररी इश्यूज। 2011 के पूर्व के सारे प्रश्नों का विश्लेषण करो तो आपको यह मिलेगा कि जो स्टूडेंट ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में पारंगत था, बेसिक साइंस अच्छे थे,
क्लास 12 तक साइंस का बढ़िया स्टडी किया हुआ था, वो लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आते थे। उनका अप्रोच था करंट जाए भाड़ में, और हम लोग कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और पुरस्कार को रट लेंगे, उससे 2-4-5 करंट भी कर देंगे, हमारा पीटी हो जाएगा। ये 2011 के पहले की स्ट्रेटजी थी। लेकिन 2011 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो 11 से 16 तक एक अलग ही प्रश्न का पैटर्न आ गया, और वो ऐसा पैटर्न आ गया कि 2011 से 16 तक हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो चले गए 30 से 40% पे, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए 60% पे। 60% करंट से क्वेश्चन आने लगे। और इसी बीच कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो बुकलेट निकालने की काम शुरू किया था नया नया, उनका वो पूरा का पूरा करंट अफेयर कैप्चर कर लिया। मुझे तो याद है कि 70% क्वेश्चंस एक बुकलेट से आ गया था, विजन का बुकलेट था, नाम क्यों छुपाए, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, तो उस बुकलेट से आ गया। अब नए वर्ष से क्या ट्रेंड बन गया कि सारी दुनिया उस बुकलेट के पीछे पड़ गई कि उसी से सारा क्वेश्चंस आ रहा है, और पूरा का पूरा करंट अफेयर की तरफ शिफ्ट हो गया। उसको हम लोग बोलेंगे पैराडाइम शिफ्ट। पूरा एक युग ही बदल गया कि सब कुछ करंट होगा। तो 2011 से 16 तक तो करंट का धमाका मचा हुआ रहा। और दूसरा क्या था 2011 से 16 के बीच में, कि करंट अफेयर और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस मिला करके इसमें ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट का अगर सेक्शन तुम देखोगे तो इसी से 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से पूछा जाता था। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी इसमें ऐड कर लिया गया था, तो उस नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से या फॉरेस्ट्री जैसे पेपर से, एग्रीकल्चर जैसे पेपर से ज्यादा पूछे जाने लगे। तो ये भी ऐसा होने लगा। प्रश्न है अब ट्रेंड क्या है? ये तो हमारे पहले की कहानी है, ये तो हमारा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है। अब आते हैं 2016 से 2021 में। तुम 21 में जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? अब क्या हो गया है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल और कंटेम्पोररी इश्यूज दोनों को फ्यूज कर रहा है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही प्रश्न में परंपरागत प्रश्न को भी डालेगा, परंपरागत फैक्ट को भी डालेगा, और उससे संबंधित जो करंट अफेयर का जो कंटेम्पोराइज फैक्ट्स होते हैं उनको भी वहीं ऐड कर दे रहा है। अब ये बड़ी समस्या है और पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आप पहले क्या था, परंपरागत प्रश्न को पढ़ लो और करंट अफेयर जाए भाड़ में, ये अप्रोच था 2011 के पहले। 2011 से 16 तक क्या हो गया कि परंपरागत जाए भाड़ में, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और करंट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो पीटी होगा। ये दूसरा अप्रोच हो गया। अब क्या है कि 2016-17 के बाद अचानक एक और पैराडाइम शिफ्ट है और यूपीएससी ने फिर करवट बदली है। और अब क्या है कि इसने फ्यूजन किया है परंपरागत प्रश्नों का, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का, नए विषयों नए और प्रासंगिक जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उनके साथ। अब ये रियल चैलेंज है तुम्हारे सामने। मान लो कि एक क्वेश्चन पूछता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, तो स्पेस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें करंट का रहेगा ए, करंट का रहेगा बी। अब सी और डी जो 4 और दिया हुआ है, क्योंकि बाद में तो उसको ही पूछना है ना कि ए बी आर करेक्ट, बी सी आर करेक्ट, सी डी ई आर करेक्ट, ऐसे करके पूछता है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि 2 तो ट्रेडिशनल है और 2 करंट है। अब ट्रेडिशनल में क्या पूछ दिया कि सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होता है, ऑर्बिट है, उसका कुछ डिस्टेंस दे दिया, ये ट्रेडिशनल हो गया। और जो नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, मान लो कार्टोसैट है, तो कार्टोसैट 2 या जो भी है, तो वो जो कार्टोसैट है उसका क्या एप्लीकेशन है वो भी पूछ दिया। और कार्टोसैट के अंदर में जो फंक्शंस हैं, उसमें कौन सा रडार लगा है या कौन सा एसएलआर सिस्टम लगा हुआ है, ये सब भी अलग से पूछ दिया। अब बताओ, जब तक आप परंपरागत जब तक आप स्पेस टेक्नोलॉजी के परंपरागत ट्रेडिशनल नॉलेज को नहीं रखोगे कि जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है, तब तक आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हो। यानी ट्रेडिशनल भी आपको जानना है और दूसरा करंट भी आपको पढ़ना है कि कार्टोसैट में आप क्या जानते हो, और कार्टोसैट में उसका जो
टेक्निकल पार्ट है उससे भी एक लाइन दिया हुआ है, और जो परंपरागत और जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है, उसकी जो उपयोगिता है, उससे भी एक लाइन दिया हुआ है। यानी कितना होलिस्टिक क्वेश्चन बना रहा है। और यही रियल चैलेंज है हिंदी माध्यम के लिए विशेष करके, क्योंकि उपलब्ध सामग्री नहीं है और आपके पढ़ने का जो तरीका होता है हिंदी माध्यम के बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो रटने का ज्यादा होता है। वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस में क्या अंतर है, क्यों दोनों, और कोशिश करेंगे कि अरे रट लो इसको कि कितना डिस्टेंस पे है। रटने से नहीं सॉल्व होगा। आजकल तो हर प्रश्न का ही लगता है जैसे कि प्रोसेसिंग करके तुम उसको सॉल्व करोगे। देखने में लगेगा कि क्वेश्चंस नॉन मैथमेटिकल है, लेकिन सारा क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड आने लगा है। अब रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग अल्फाबेट वाला रीजनिंग, मैथमेटिक्स वाला रीजनिंग, पिक्चोरल रीजनिंग, ये तो आपने एसएससी और बैंकिंग सर्विसेज में देखा होगा। यहां पिक्टोरल रीजनिंग नहीं है, यहां वर्बल रीजनिंग नहीं है, यहां अल्फाबेटिकल रीजनिंग नहीं है। यहां क्या है? यहां पर है जो नॉलेज है उसी में आप रीजन आउट कर पा रहे हो या नहीं। जो आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो आपका लर्निंग है, जो आपके पास इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो और कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग उस पर कितना डेवलप हो रहा है, वो सारा टेस्ट वहीं पे कंसंट्रेट कर गया है। इसलिए बहुत सारे अब लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी फॉल्टर कर रहे हैं, वो भी लुढ़क रहे हैं। और हमने देखा है कि जो टेक्निकल साइड से, इंजीनियरिंग साइड से या मेडिकल साइड से ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनको पहले से ही ये सब करना है या उनको पता है कैसे किया जाता है, क्योंकि उनका पूर्व का विषय ही यही रहा है, मेथोडोलॉजी उनके पास पहले से ही है। जैसे विशेष करके एमबीबीएस स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, कुछ खास आईआईटीएंस को हम देखते हैं कि वो यूपीएससी में प्रवेश करते हैं और उनके पास पहले से ही मेथड है। वो टीचर को कम ही सुनता है। ये जो यहाँ बाजार में जो टीचर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उससे उनको बहुत लाभ नहीं होता है। वो बस जाकर के सेटिस्फैक्शन ले लेता है कि हाँ यार देख लिया, ठीक है, यही बता रहा है, वही बता रहा है। फिर तो वो अपने किताबों में जुट जाता है, उसको मार्क पता चल जाता है। कोचिंग से सिर्फ वो मार्क ले रहा है, वो सीख कम रहा है, और बाकी चीजों को खुद ऑर्गेनाइज करके, खुद ही वो प्रिपेयर करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो, मैंने दिल से सच्ची बात बताई है तुमको, और ये बात समझने की कोशिश करो। तो जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हो या दूर दराज कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट हो, तुमको ये समझना होगा कि तुमको सिर्फ परंपरागत रटने से नहीं होगा, सिर्फ करंट अफेयर को अलग से रटने से नहीं होगा। अब क्या है कि जो परंपरागत है और करंट अफेयर है, दोनों का जहां पे समागम हो रहा है वही प्रश्न है। तो ये फ्यूजन जो है ना, उसी कारण सारा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये परंपरागत और ट्रेडिशनल 2016 से लेके 21 तक हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल में आप देखोगे तो ट्रेडिशनल से में अब ये 60% और कंटेम्पोररी में 40% इस तरह से प्रश्न आ गए हैं, लेकिन दोनों का फ्यूजन करके ही ये 100% बना रहा है। और वास्तव में देखोगे तो कोई भी प्रश्न अब एज सच नहीं दिखता है, इंडियन इकोनॉमी से हो, पॉलिटी से हो, जो कि शुद्ध परंपरागत हो। कोई भी प्रश्न नहीं दिखता है। कुछ न कुछ एप्लीकेशन पार्ट, कुछ न कुछ उसकी प्रासंगिकता, रेलिवेंसी, कुछ न कुछ उससे संबंधित लॉज, कमीशन रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स, कुछ न कुछ जरूर उसमें लगाया हुआ रहता है। तो आपसे पहला रिक्वेस्ट यही है कि सिर्फ ट्रेडिशनल किताबों को पढ़ने से अब आईएएस का पीटी नहीं होने वाला है, और न ही सिर्फ करंट के पीछे पागल होने से आईएएस का पीटी होने वाला है। दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस स्ट्राइक करो, और जो ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, दोनों को तुरंत रिलेट करो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें ट्रेडिशनल है, सन सिंक्रोनस क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, स्टेशनरी, तो ये ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है। और इधर आओगे तो देखोगे कि आज कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, उसमें क्या मैकेनिस्टिक्स है, उसमें क्या एप्लीकेशन है। दोनों को कंबाइन करना। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपके लिए। वैसे ही आप बायोटेक में जा सकते हो, तो बायोटेक में जाओगे तो वहां भी आपको यही करना है। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी में जाओगे, नैनो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी आपको यही करना होगा कि हम क्या फ्यूचर में उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, वो मेडिकल साइंस से कैसे रिलेट हो सकता है। तो ये जो डायमेंशंस हैं,
उसको एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, ये तो हमारा डिस्कशन नंबर 1 था। हमारा कंक्लूजन क्या है यहां पर कि हम लोग जो परंपरागत सेक्टर है उसको भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर को भी पढ़ के दोनों को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पढ़ना क्या है। तो ट्रेडिशनल में क्या पढ़ना है? तो ट्रेडिशनल में तो एक सब आपको मालूम ही है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी में तो हमने पहले भी आपको एक सीक्वेंस दिया था कि सोशियो पहले पढ़िए, फिर पॉलिटी पढ़िए। सोशियो बहुत आसान है, सोशियो से ही निकल करके पॉलिटी जैसा कुछ बनेगा। इसके बाद आप आ जाइए इकोनॉमी वाले एनसीईआरटी पे, ये इस तरह से कहीं ना कहीं लिंक है। और उसके बाद आप आ जाइए साइंस वाले पे, साइंस एनसीईआरटी पे आइए, साइंस पे आइए। और साइंस के बाद आप आ जाइए ज्योग्राफी पे। अब देखिए, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट जो एनसीईआरटी है, इसका लाभ क्या होगा कि इकोनॉमी और साइंस ये दोनों ही हेल्प करेगा आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में, है ना। ये दोनों का लिंक है। तो ये दोनों पढ़ने के बाद ज्योग्राफी एनवायरमेंट में आपको मजा आएगा, और सोशियो पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको इकोनॉमी में मजा आएगा। और जब ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ लोगे तो फिर ये सारी चीजें एक साथ, क्योंकि ज्योग्राफी एनवायरमेंट में सोशियो, इवन जियो पॉलिटिक्स, इवन इकोनॉमी, इवन साइंस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो एनसीईआरटी हमारा पढ़ने का मेथड यही होना चाहिए। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी में जाओगे तो आप फिर हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। फिर आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी करो। हम लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहला जो शुरू करते हैं तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी से शुरू हो जाते हैं। हम मानते हैं हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, 18 प्रश्न आते ही आते हैं पीटी में, 18 प्रश्न आते हैं, 18 पॉलिटी से भी आते हैं, 18 ज्योग्राफी से भी आते हैं। सारे विषयों को बराबर का दम दिया जा रहा है, किसी को कम या ज्यादा नहीं रखा जाता है। 18 मतलब 18, एकदम बैलेंस है सब कुछ। ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, कुछ लोग क्वेश्चंस को निकाल करके एनवायरमेंट में शो कर देते हैं, तो कुछ लोग ज्योग्राफी क्वेश्चंस को साइंस में दिखा देते हैं, तो कुछ लोग उसको इकोनॉमी में काउंट कर ले रहे हैं, तो कुछ लोग उसको एनवायरमेंट को एकदम से अलग ही कुछ बना दे रहे हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर अलग विषय बनाने लगे आजकल तो कुछ लोग ज्योग्राफी क्वेश्चंस को फॉरेस्ट्री में भी अलग दिखाने लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से प्रश्न नहीं आ रहा है, उसके लिए पागल होने की जरूरत नहीं है कि हम एग्रीकल्चर साइंस पढ़ेंगे अब हम फॉरेस्ट्री पढ़ने लगेंगे। ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्टिफाई करिए अपने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को, ओके। उसके बाद आप हिस्ट्री में आइए, और हिस्ट्री थोड़ा बड़ा भी है, ये दोनों ही बड़ा है, ये दोनों काफी बड़ा है। ये अगर हम जीएस में बात करेंगे तो ये हमको लगता है कि जो एफर्ट लगता है उसमें 25% और 25% तो यही दोनों लेकर के बैठ जाएगा तुम्हारा, और बाकी 50% में ये 4 सब्जेक्ट, बाकी का 50% आपका एफर्ट यहां पे लगेगा। लेकिन ये है कि यहां से आपको कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल माना जाता है, इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और जिस व्यक्ति का, याद रखो एक रहस्य है, जिस व्यक्ति का आईएएस के पीटी में ज्योग्राफी एनवायरमेंट प्लस हिस्ट्री मजबूत है, वो व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, उसका पीटी नहीं रुक सकता है। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स पूछने लगा है, ऐसी ऐसी किताबों का नाम पूछ रहा है जो कि कुछ पता नहीं कहां, टीचर्स को नहीं पता है, पता नहीं स्टूडेंट कैसे उसको सॉल्व करेगा। तो ये आप देखो इसको कि हमारा एनसीईआरटी पे ट्रेडिशनल सेक्टर में जाना है। उसके बाद जो ऑथेंटिक किताबें जो आप पढ़ते हो, जैसे ट्रेडिशनल में फिर ऑथेंटिक बुक्स कौन से हैं, अब तो टाइम है रिवाइज करने का। तो ऑथेंटिक बुक्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे जो जितनी पॉपुलर किताबें हैं, हम यहां पे नाम बिल्कुल नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि नाम लिखने में कंट्रोवर्सी हो जाता है। मान लो हिस्ट्री है तो हमारे शिक्षकों ने जो आपको बताया आप उसको पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी है तो जो आपकी इच्छा, जो आप पढ़ रहे हो, हम मान लिया हम चाहेंगे कि आप मिश्रा एंड पुरी को पढ़िए, हम चाहेंगे आप दत्तन सुंदरम भी एक है, उमा कपिला है, इस तरह की किताबें मुझे पसंद है विशेष करके, तो हम इस तरह की किताबों को पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने ढंग से उसको देख रहे हैं तो अलग अलग रेफरेंस देते हैं। तो जो भी आपको रेफरेंस दिया गया है आप उस किताब को पढ़िए। जैसे मान लिया पॉलिटी है तो पूरी दुनिया लक्ष्मीकांत पढ़ रही है, आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ लो। डीडी बसु
डीडी बासु हैं, डीडी बासु की किताब है उसको पढ़ लो, एमवी पायली की किताब है उसको पढ़ लो, सब अच्छा है। बख्शी साहब की कॉन्स्टिट्यूशन पे किताब है वो पढ़ लो। तो ज्यादातर लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, और वो जो एक इंडियन इंग्लिश नहीं होता है, भारतीय अंग्रेजी, उस तरह से पूरा लिखा हुआ है। और डीडी बसु बिल्कुल इंग्लिशाइज्ड है, वो अंग्रेजों वाली अंग्रेजी लिख के चले गए, तो आजकल लोग नहीं पढ़ पाते उनको। खैर, मूल पुस्तक तो डीडी बसु ही है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वही पढ़ो। सुभाष कश्यप को आप पढ़ते हो, आराम से पढ़ो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब पढ़ते रहो, सारी किताबें अच्छी है। हिस्ट्री में आओगे तो वही बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, 3 ऑथर्स, इस तरह की किताबें हैं। अब तो एक गुहा की किताब भी चल रही है, गुहा भी अच्छे राइटर हैं। तो आप इस तरह के जो भी ट्रेडिशनल किताबें हैं आप उसको आराम से पढ़ो, या आपने पढ़ा होगा तो आप उस पर नोट्स बना लो, बना लिया होगा शायद, तो उसको आप पढ़ने की कोशिश करो। वैसे ही फिर मान लो इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी में आप चाहो तो कुछ चैप्टर सविंदर सिंह से भी पढ़ सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को सविंदर सिंह से पढ़ना चाहिए पीटी के लिए, आजकल क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का पूछ रहा है। खुल्लर की किताब आती है इंडियन ज्योग्राफी में, उससे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ कॉम्बिनेशन बना के जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे ही फिर है सोशियोलॉजी, जो सोसाइटी वाला पार्ट है, उसमें राम आहूजा की किताब आती है। तो राम आहूजा का सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की किताब आती है, आप राम आहूजा को पढ़ लो। तो इनको पढ़ने से क्या होता है कि ट्रेडिशनल सेक्टर आपका बहुत मजबूत होता चला जाएगा, प्लस मुख्य परीक्षा के लिए भी आपकी तैयारी बेहतर होने लगती है। तो ये बहुत जरूरी है। आईआर मान लो है, आईआर में हम तो फारिया या खन्ना, यही 2 किताब बहुत अच्छा मानते हैं। पुष्पेश पंत की भी किताब आई हुई है, उनकी भी किताब अच्छी है, थोड़ा उन्होंने अलग पर्सपेक्टिव से लिख दिया है, लेकिन खन्ना वाली किताब तो बहुत ही सूट करती है, सुटेबल है वो हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। तो आप लोग इस तरह से किताबों का जो एक लिस्ट आपको प्रारंभ में भी दिया गया था, या हमारे अलग अलग शिक्षकों ने जो आपको दिया हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ो और उससे नोट्स बना करके उसके की पॉइंट्स को अपने पेज पे डालो पहले, और अपना पेज पे डाल करके उस चैप्टर को शॉर्ट करके मुख्य बातों को निकाल करके अपना मटेरियल भी बनाना चाहिए। शिक्षकों ने जो आपको करवाया है, किया है, वो तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन आप जब तक खुद अपने से बैठ करके उस किताब से कुछ की पॉइंट्स निकाल के अपना नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। हम वो टीचर हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि कोचिंग के अलावा भी आपको 30-40% अपने से मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि खुद से किया गया प्रयास होता है ना, वो बहुत परमानेंट होता है। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको मार्ग निर्देशन करेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा। क्या होता है कि टीचर मान लो कि कोई गलत फैक्ट भी बोल गया, तो स्टूडेंट अगर क्यूरियस है, उत्सुक है, समझदार है, तो वो क्या करता है कि उस फैक्ट को जाकर के वेरीफाई करता है, और जब फैक्ट वेरीफाई कर लेता है तो उसके बाद वो नए फैक्ट को गेन कर लेता है। तब भी टीचर महान, क्योंकि वो गलत बता करके भी तुम्हारा कल्याण कर गया ना। तो इसलिए अपने ऊपर भी रिलाय करना बहुत जरूरी है। तो ऑथेंटिक बुक्स की बात हमने कर दी, एनसीईआरटी पढ़ने की बात कर दी, एनसीईआरटी के सीक्वेंसिंग की बात कर दी। अब देखो क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है, उस पर हम लोग चलते हैं। करंट अफेयर के लिए तो वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ेगा, और 2 वेबसाइट्स का हम जिक्र जरूर करेंगे विशेष करके। हमारा सबसे पहला है ये prs.org.india और prs.org.india लिख लिया, prs.org.india। और दूसरा पीआईबी का वेबसाइट जो बहुत पॉपुलर है। ये दोनों वेबसाइट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स हैं, जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशंस और बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी आते रहता है, और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो अगर पॉलिटी, अगर आईआर, और अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इस तरह की जो भी करंट अफेयर की चीजें होती है, वो इस वेबसाइट्स पे मिल जाती है। तो इस वेबसाइट्स को अगर आप रेफर करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, और अभी रेफर करोगे तो पिछले 1 साल का सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको जाकर के वहां से निकाल लो। तो एक तो वेबसाइट्स हो गया, तो एक तो वेबसाइट्स हमने आपको बता दिया, पीआईबी बताया था,
और PIB के साथ साथ हमने आपको एक PRS.org.India बताया था। ये 2 वेबसाइट को आप जरूर फॉलो करो। और एक वेबसाइट और आप फॉलो कर सकते हो, ये है हमारा कोई भी एक प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी वेबसाइट जरूर फॉलो करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि इनसाइट है या कोई केवल IAS बताता है। मेरा तो अपना थोड़ा IASbaba.com है, IASbaba.com है करके कुछ है। तो ये 2 में से कोई एक भी फॉलो करोगे ना तो तुम ट्रैक पे रहोगे, क्योंकि ये लोग भी अपने लेवल से बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और साथ में अगर आप चाहोगे तो विजन का वो 365 करके एक बुकलेट विजन निकालता है जिसमें समरी रहता है, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये तो चलो जो वेबसाइट्स और यहां पे इंफॉर्मेशंस उपलब्ध हैं इनकी बात हमने कर दी। लेकिन अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर का अध्ययन नहीं करोगे तो मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। मुझे तो लगता है अगर हमसे कोई कहे कि सर पीटी कैसे होगा, तो पीटी में ट्रेडिशनल बुक्स को तो हम पढ़वाएंगे ही, प्लस न्यूज़पेपर में हिंदू आपको पढ़वाएंगे, वो भी पिछले लगभग 1.5 साल का, 1 साल का नहीं, कम से कम 1.5 साल का न्यूज़पेपर पीछे से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो पुराने 2 साल तक का भी न्यूज आ जा रहा है। तो ये 2 काम तो बहुत एसेंशियली आपको करना पड़ता है पीटी निकालने के लिए। और तीसरे में फिर आपको ये कवर करना है, वेबसाइट्स और विजन का ये सब कुछ करना है। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदू न्यूज़पेपर में विशेष करके संडे वाला जो साइंस एंड टेक पे और ज्योग्राफी एनवायरमेंट पे आता है, वो संडे वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर आप देखा करो। और अभी भी टाइम है कि आप पीछे के सारे जितने भी वेबसाइट्स पे जो मैंने बताया, या 60 डेज है यार, अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है आपके लिए। अब तक आपने ट्रेडिशनल तो पढ़ा होगा ना, अब तो आपको करंट ही पढ़ना है। तो अगला 60 दिन आप ट्रेडिशनल पढ़ने के लिए 4 घंटा 6 घंटा ट्रेडिशनल के लिए निकालो, लेकिन 8 घंटा आपको निकालना है पूरा करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर को एंड में ही ज्यादा पढ़ा जाता है। ट्रेडिशनल जो भी सेक्टर है तुम्हारे नॉलेज का, उसको आप लोग अब तक पिछले 6-8 महीने से कर ही रहे थे, तो अब उसका टाइम थोड़ा कम करके और करंट वाला ज्यादा करो। अभी पीटी में 60 दिन है और ये भी संभावना है कि हो सकता है 10 दिन 15-20 दिन टाइम भी आपको यूपीएससी और दे दे। हो सकता है कि 90 दिन का आपको समय मिल जाए। मीटिंग होने वाली है उसके विषय में, वही पता चलेगा बाद में कि 1 मई के बाद जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तब कोविड की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन आप मान करके चलो कि कुछ डेट तो शिफ्ट होना ही है, चाहे वो 15 दिन शिफ्ट हो चाहे 30 दिन शिफ्ट हो, कुछ डेट तो शिफ्ट होना ही है। ऐसे नहीं होगा कि इतना स्पाइक कर गया है कि बहुत डिफिकल्ट है। सीडीएस एनडीए सब एग्जामिनेशन धीरे धीरे कैंसिल ही हो रहा है इस पीरियड में, और पीसीएस का भी जो एग्जामिनेशन है उसको भी कैंसिल होना ही तय है। हरियाणा पीसीएस 30 मई को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। ये भी 1-2 महीने पीछे, सब सारे एग्जामिनेशन पीछे पुश हो रहे हैं जैसे पिछले वर्ष हुआ था। एग्जामिनेशन होंगे जरूर, तो आपको अच्छा अवसर है कि 90 दिन का समय है आपके पास करंट अफेयर पढ़ने के लिए, तो आप उसका भरपूर उपयोग करो। इसीलिए हम पूरे डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वेबसाइट बताया, 2 प्रोफेशनल वेबसाइट बताया, 2 गवर्नमेंट का वेबसाइट बताया, 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुकलेट के बारे में हमने बात कर दी, 1 न्यूज़पेपर की बात कर दी। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा सामग्री है, ये बहुत बड़ा मटेरियल है, बहुत बड़ा स्रोत है ये। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हम तो अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब अंग्रेजी बिल्कुल जब पढ़ ही नहीं पाते हो तो यूपीएससी के किसी न किसी स्टेज में तो जाके फंसी जाना है तुमको, तब फिर सिलेक्शन भी नहीं होना है तुम्हारा, ये तय है। तो कोशिश करो कि 2-3 महीने इंग्लिश में भी ध्यान दे देते, या 2-3 महीने और मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। अब इस डिस्कशन के बाद आपको एक छोटा सा डिस्कशन पॉइंट और ले चलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अब हमारे पास 60 दिन है तो हम क्या पढ़ें। तो इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, इसमें पढ़ना है इंडिया ईयरबुक, और इसमें पढ़ना है आपको बजट। और जब इनको आप पढ़ोगे ना
तो इंडिया ईयर बुक में आप समझ जाओगे देख करके कि उसमें जो इंडस्ट्री पे चैप्टर है, उसमें जो एग्रीकल्चर पे चैप्टर है, उसमें जो रिसोर्स पे चैप्टर है, उसमें जो इन्वायरमेंट पे चैप्टर है, उसमें जो रीजनल प्लानिंग पे चैप्टर है, इस पे ज्यादा इंफेसिस डालना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, उस पर भी इंफेसिस डालना है। तो आपको देखना है कि इंडिया ईयर बुक से यही 5-7 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है कि मैंने क्या क्या बताया है। कम समय में थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है, इसलिए नाराज नहीं होना है आपको। और बजटरी प्रोविजन में जो फुटनोट्स होते हैं ना, जो फुटनोट्स होते हैं उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में भी जो फुटनोट्स लिखे रहते हैं, या कोई भी आपको नया टर्म अगर मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी नया टर्म मिलता है तो आप उसको जरूर ग्रैब करो, वो क्वेश्चन वहीं से इमर्ज कर जाएगा। तो बहुत सावधानी से पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक और बजट, ये 3 पढ़ना है आपको। और इंडिया ईयर बुक में वही 6-7 चैप्टर जो मैंने आपको बताया आपको पढ़ना है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत आवश्यकता है, लेकिन एक मैगजीन है योजना का पिछले 12 मंथ का इश्यूज आप जरूर देख लो। 12 महीने का इश्यूज आपको देखना चाहिए कि पिछले 12 महीने में क्या क्या मुख्य आर्टिकल रहे। उसमें से कुछ ऐसा आर्टिकल जरूर होगा जिसमें बड़ा आंकड़ा आधारित होता है, या जो बजट निकला था उसके बाद फिर योजना जो आर्टिकल्स निकालती है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा कि योजना का भी को भी फॉलो करना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कुरुक्षेत्र भी पढ़ना है, नहीं, उतना भी ज्यादा मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन योजना आप जरूर पढ़ो। और मेरे ख्याल से इतना काफी है। और अगर आप चाहो तो एक हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है मिंट, तो मिंट में अगर आप पिछले 9 मंथ्स का अगर इसके पेज को पलट सकते हो, और मिंट में बहुत कुछ रहता है इंटरनेशनल इकोनॉमी से, नेशनल इकोनॉमी से, बहुत इंटेंस मैगजीन है। इसमें मिंट में और भी न्यूज रहते हैं, जैसे हिंदू में न्यूज रहते हैं, पॉलिटिकल न्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी का है न्यूज रहता है, कई तरह के न्यूज होते हैं। तो आप इसमें सब कुछ पढ़ने का कोशिश करोगे तो मेरा फेथ है कि मिंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मिंट हम खुद भी देखते रहते हैं। हमारे पब्लिकेशन में जो आप लोगों के लिए मटेरियल बनवाया जा रहा है, वहां भी हम मिंट स्पेशली मंगवाते हैं। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल, बहुत क्लीन आर्टिकल्स रहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि मिंट से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आए हुए हैं, योजना से भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हुए रहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो ये करो। एनसीईआरटी और जो मिश्रा एंड पुरी है, या जो आपको एक बुक के विषय में राजीव चौहान ने भी बताया था इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए भी हम बता दे सकते हैं कि के शंकर गणेश का एक किताब आता है, हाईली रिकमेंडेड है। के शंकर गणेश, ये पूरा फंडामेंटल्स पे लिखा है इन्होंने। तो के शंकर गणेश। रमेश सिंह का भी एक किताब आता है। अब रमेश सिंह वाली किताब थोड़ा सा ट्रेडिशनल में ज्यादा नीचे चली गई है, अब के शंकर गणेश वाली किताब का रिकमेंडेशन ज्यादा आ रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको ये करना है। जल्दी से चलते हैं कि क्या करें हम लोग अब साइंस एंड टेक में, क्योंकि रियल चैलेंजेस यहीं पे है। जिस स्टूडेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस स्टूडेंट का इंडियन इकोनॉमी, और जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ये तगड़ा है, जबरदस्त है, उसका कभी पीटी रुकेगा क्या? कभी नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो ट्रेडिशनल जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, इसका तो ना कोई और है ना कोई छोर है। आप जो मटेरियल मिल रहा है पढ़ते रहो, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहां बात कर लें। तो साइंस एंड टेक में आप आओगे तो इसमें स्पेक्ट्रम का जो मटेरियल है या जो टीएमएच का मटेरियल है, दोनों को लगभग हम बराबर ही मार्क्स देंगे कि साइंस एंड टेक में जो ट्रेडिशनल चीजें लिखी जा रही हैं उसमें आप स्पेक्ट्रम या टीएमएच से, मान लो स्पेस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस का कुछ भी है, इन्वायरमेंट पे चैप्टर्स है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम में काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, हालांकि बहुत रिवाइज नहीं है
और बहुत ज्यादा करंट उसमें अब जोड़ा नहीं जा पा रहा है, पता नहीं क्यों, पब्लिकेशन थोड़ा जस्टिस नहीं कर पा रही है जिस तरह से यूपीएससी शिफ्ट कर रही है। तो आप स्पेक्ट्रम, फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ट्रेडिशनल चीजों के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ लो, और कोई विशेष स्रोत नहीं है। लेकिन इसमें आपको करना क्या होगा कि एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर, तो साइंस रिपोर्टर मैगजीन को अगर आप फॉलो करते हो और हिंदू न्यूज़पेपर संडे एडिशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ये पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। स्पेक्ट्रम, साइंस रिपोर्टर, हिंदू न्यूज़पेपर, संडे। देखो अभी भी 90 दिन कम नहीं होता है, 60 दिन तो है ही। चलो हम 60 दिन पे स्ट्रेटजी बना देते हैं तुम्हारा कि 60 दिन ही है। मान लो जो बच्चे 2022 में दे रहे हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि आज कम से कम वो चीज हाथ लग रहा है कि मुझे करना क्या है, और इससे अधिक कुछ नहीं है। मेरी मानो इससे अधिक सच में कुछ नहीं है, और इसके अलावा कोई ऐसा स्रोत भी नहीं है जहां पे जाकर के हम आपको बताएं कि आप इसको करो, ऐसा कोई स्रोत भी नहीं है हमारे पास। तो आप साइंस रिपोर्टर को पढ़ लो और हिंदू न्यूज़पेपर संडे को फॉलो करोगे तो अपने आप ही आपका ये साइंस सेक्शन अच्छे से बिल्डअप कर जाएगा। और एक बार अगर जनरल साइंस बन गया तो फिर इसमें क्या कहना है। पिछले वर्ष देखो बिग बैंग थ्योरी से पूछा, बिग बैंग थ्योरी साइंस का है या ज्योग्राफी का है, तो मेरे खुद ही समझ में नहीं आता है। या एस्ट्रोफिजिक्स, उसको कैसे मानेंगे, है तो एस्ट्रोफिजिक्स, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कि उनको लेकर के अपने अंदर में समाहित कर लिया है, ज्योग्राफी ने खुद ही सब में समाहित कर लिया है। तो एक क्वेश्चन अगर बिग बैंग थ्योरी से आया हुआ है तो मानना पड़ेगा कि जो उस प्रश्न को ज्योग्राफी से ही लिया जाएगा, क्योंकि आईएएस के बच्चों को क्या कहें कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ लो, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। जैसे लोग कह देते हैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ लो, एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ना है आपको, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी को पढ़ रहे हो तो डिटेल में जाकर के पढ़ना है, ये छोटी सी बात है। ओके, तो आपको ये आप करो साइंस में। अब इसमें क्या है ना कि साइंस एंड टेक के बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस पे और पॉलिसी पे, और तीसरा है कमीशंस पे, कमीशंस और उसके रिपोर्ट्स पे, ये 3 पे शिफ्ट किया हुआ है। अभी इंस्टीट्यूशंस पे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन नहीं पता पहले क्या था, कमीशंस पे पूछे जाते थे सबसे पहले, पॉलिसी पे। तो 2011 के पहले जाओगे तो पॉलिसीज पे, 2016 तक आओगे तो कमीशंस पे, और अगर इधर अभी आओगे तो इंस्टीट्यूशंस पे। ये 2021 में इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी को हम लोग कहेंगे कि नया ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड को तुम भी अपना लो, लेकिन मेरा ये मानना है कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं या कमीशंस बने हुए हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं, तीनों का ही आपको ध्यान रखना होगा। और सिर्फ भारत के ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के भी। तो साइंस एंड टेक में इंस्टीट्यूशंस में आप चले आओ तो यूएन भी आपको देखना होगा और इंडिया के अंदर भी आपको देखना होगा, ये आपको देखना होगा। इसमें मुझे लगता है कि विशेष करके अब नासा का जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है ना, नासा का एक्सपेरिमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी रिलेटेड रिपोर्ट्स आते रहते हैं उसको एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर करो। ओके, तो ये देखो, ये हमारा व्हाट साइंस एंड टेक का स्ट्रक्चर है। अब साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, एक और लेंगे आपके लिए हम, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट को लोग मतलब हम चाहें तो ऐसे बांट दें कि बायो इन्वायरमेंट, फिर है एग्रो इन्वायरमेंट या एग्रो इकोलॉजी या बायो इकोलॉजी, और फॉरेस्ट इकोलॉजी। इस तरह से इसमें एक अगर और ऐड कर दें बायोडाइवर्सिटी, एक और ऐड कर दें जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे आता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स आता है प्रत्येक 2-2.5 साल में,
जो आता है इसको अगर हम ऐड कर दें, और इसमें हम एक और ऐड कर दें अगर मैरीन इकोलॉजी को अगर ऐड कर दें, तो ये इन्वायरमेंट का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकल करके सामने आ रहा है, इसको आप जरूर देखने और समझने का। इसमें एक तो मुझे तो ये भी लगता है माउंटेन इकोलॉजी से भी प्रश्न आता है, माउंटेन इकोलॉजी, इससे भी प्रश्न आने लगा है आजकल। तो ये पूरा जो चैप्टराइजेशन है ना, इसको आप बहुत अच्छे से देखो। अब इसी में एक और चीज है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब आईपीसीसी का रिपोर्ट्स, या इसी में यूएनडीपी, यूनेस्को, पता नहीं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस या कमीशंस का रिपोर्ट, ये सब पूरा आपको कहीं ना कहीं सबका पढ़ना है। ट्रेडिशनल एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ये सब मिलता है, सब मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ये पूरा ट्रेडिशनल भी इसमें है और इसमें करंट अफेयर का भी है। तो ट्रेडिशनल और करंट अफेयर दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये पढ़ने में तो काफी बड़ा दिखता है, देखने में काफी बड़ा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं जितना कि आप इसमें देख रहे हो। इसमें एक और एडिशन करना हम चाहेंगे, मैन्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी, मानव का पारिस्थितिकी पर प्रभाव क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मानव का पारिस्थितिकी पर प्रभाव को देखने में हम लोग मैन एंड हिज एटमॉस्फेयर, मानव का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानवीय क्रियाओं का, मानव का समुद्र पे, मानव का लिथोस्फेयर पे, मानव का बायोस्फेयर पे, ऐसे करके पूरा बड़े डायमेंशन, मानव का क्रायोस्फेयर पे, क्रायोस्फेयर मतलब हिममंडल, लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, मानव क्या रोल प्ले कर रहा है, इन सबको पढ़ना पड़ता है। तो बड़ा ही ब्रॉड बेस्ड ये स्पेक्ट्रम है पढ़ने का। तो इसमें हम आपके लिए कुछ बुक सजेस्ट करना चाहेंगे। आप अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आप एक तो जो पी ओडम की किताब आती है, ये इकोलॉजी के प्रिंसिपल से डील करता है, इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी से डील करता है। इसके बाद एक किताब आती है पीडी शर्मा की, इसमें आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इस तरह के चैप्टर को, बायोडाइवर्सिटी, इनके जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो। इसी में आपको माउंटेन इकोलॉजी, इसमें आपको फॉरेस्ट इकोलॉजी, इसमें आपको बायो इकोलॉजी, सबके कॉन्सेप्ट को अलग अलग करके इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या होता है ना, जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग से लर्न कर लेते हैं, समझते हैं, जब इनके विषय में जान जाते हैं, जैसे मान लो माउंटेन इकोलॉजी की बात है, तो इन्होंने बड़ा सुंदर डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि एक माउंटेन है तो उसके अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग हाइट पे कौन कौन सा वेजिटेशन होगा, कौन कौन सी वनस्पति अलग अलग हाइट पे होगी। अब ये एक फंडामेंटल नॉलेज है जो आपको हो गया, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न करंट में हो या पॉलिसी रिलेटेड हो, वो आप जरूर कई बार खुद ही सॉल्व कर देते हो ट्रेडिशनल नॉलेज से। तो मेरा बहुत डीप फेथ है पीडी शर्मा वाली किताब पर। तो ये दो किताबें तो आपको करनी है या देखो बहुत टाइम नहीं लगता है, पी ओडम को लेके बैठ जाओगे तो ये मुझे लगता है 4-5 दिन में इस किताब को खत्म कर दोगे। पीडी शर्मा भी 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये 10 घंटा 15 घंटा का इसका टारगेट रख लो, 20-25 घंटे का, 30-35 घंटे में दोनों किताबों को शॉर्ट किया जा सकता है। आप इसको करो अगर करना चाहते हो तो। इसके बाद मैगजीन्स का सजेशन आपके लिए होगा कि आपको कोशिश करना है कि डाउन टू अर्थ, अगर डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
डाउन टू अर्थ मैगजीन का नाम है। फिर दूसरा है आपका योजना, तो यहां भी काम आना है। तीसरा एक मैगजीन है ज्योग्राफी एंड यू, इंग्लिश में ज्यादा इफेक्टिव है। हिंदी वालों का दुर्भाग्य है कि ये योजना तो हिंदी में आती है, लेकिन ये दोनों मैगजीन्स हिंदी में उस रूप में उपलब्ध नहीं है। और साइंस रिपोर्टर को आप पढ़ोगे तो उसमें भी एनवायरमेंट का सेक्शन कवर रहता है। तो यहां पर एक है साइंस रिपोर्टर, ओके। तो योजना, ज्योग्राफी एंड यू, साइंस रिपोर्टर, ये चारों मैगजीन्स का भी सहारा लेना है। इसके अलावा देखो तो आप इंडिया ईयर बुक भी आप चाहो तो उसमें भी इन्वायरमेंट पे एक चैप्टर है, और एक चैप्टर तो आपको स्पेक्ट्रम में भी मिलेगा। स्पेक्ट्रम में भी एक चैप्टर मिलेगा इन्वायरमेंट के ऊपर में, वहां भी आप स्रोत बना सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू न्यूज़पेपर, इसमें मैगजीन्स के साथ न्यूज़पेपर भी वही, हिंदू न्यूज़पेपर वही जो हमने पहले बताया, संडे एडिशन को आप पढ़ते रहो। उसमें थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी वाला जो आए तो ज्यादा पढ़ लो, स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज वाला, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज वाला, इस तरह का आर्टिकल्स आए तो उसको ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करो। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये हमारा साइंस टेक, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का ये पूरा स्ट्रक्चर है जिस पर आपको अभी बल देना है, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि प्रश्न आएंगे 3 सेक्टर से। करंट मतलब करंट एंड इकोनॉमी, करंट मतलब करंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछ रहा है, ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है। और तीसरा करंट एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। तो करंट का जो रिलेशनशिप है ना, यानी ये जो 60 दिन आपके पास बचा हुआ है, इसमें अगर आप इस 3 सेक्टर में 20-20 दिन भी दे दिए ताकत के साथ, ट्रेडिशनल को आप पढ़ते रहो, हमने मना नहीं किया, ट्रेडिशनल का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रेडिशनल से अभी भी 50-60% क्वेश्चन प्रभावित हो रहे हैं। तो ट्रेडिशनल आप प्रतिदिन 5-6 घंटा पढ़ो, लेकिन 8 घंटा 10 घंटा अब आपको इनके ऊपर में ध्यान देना है, जो मैंने आज 3 आपको बताए। और जो व्यक्ति इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा वो व्यक्ति सफल होगा। अब तुम्हारे अंदर में प्रश्न आएगा कि डाउन टू अर्थ मैगजीन हम कहां से लाएं? अरे पूरा मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वेबसाइट्स पे जाकर के ढूंढो, कुछ आर्टिकल्स तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। योजना में भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, उसमें भी आर्टिकल्स होते हैं। शुरू के चैप्टर में ही देखोगे तो फील आएगा कि हाँ ये शायद इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति मेंस की तैयारी भली भांति करता है, अच्छे से करता है, वो व्यक्ति ही पीटी भी अच्छे से पढ़ता है। सिर्फ पीटी का तैयारी जैसा कुछ होता नहीं है। और जो लोग सिर्फ पीटी की तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो लोग एसएससी की तरफ सोचे रट्टू हैं, वो पीटी भी उनका नहीं निकलेगा, मेंस तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो कोशिश करना है कि मेंस के लिए जबरदस्त तैयारी जो आपने की है या जो कर रहे हो, या 60% कर रखे हो या 40% कर रखे हो, उसके साथ साथ ये हमारा जो 3 विषय को मैंने आज लक्ष्य बना करके आज बताया आपको उसके विषय में, उसको आप जरूर करो और इसका लाभ उठाओ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट डेट जो तुम्हारा है ना ये सब रिवाइज करने का, वो सब हम बढ़वा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। आप एक बार बुक्स खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स ही पढ़ना है। स्टेट पीसीएस के लिए मैंने आपसे कहा था, तो चलो अभी रुको, अभी हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे अचानक से याद दिलाया गया कि स्टेट पीसीएस के लिए भी
मुझे बताना था स्टेट पीसीएस के लिए, तो बहुत थक गए हैं। आज सुबह से मेरा ये तीसरा चौथा सेशन चल रहा है, लेकिन आपको बताते हैं पीसीएस के लिए। देखो, घटना चक्र प्लस अरिहंत प्लस ल्यूसेंट, इसको रटो, इसको रटिए। तो जिसका ये फैक्चुअल बेस मजबूत हो गया वो पीसीएस का चैंपियन है। घटना चक्र में पूरे 10 साल के प्रश्नों का विश्लेषण दिया हुआ है, 20 साल के प्रश्न का, और एक एक प्रश्न का जहां पे उसने उत्तर लिखा है उसने बहुत ही अच्छा अन्य फैक्ट भी वहीं पे ऐड कर दिए। तो अपने आप में वो प्रश्न पत्र न रह करके वो किताब हो गई है, बहुत अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। तो अरिहंत वालों ने भी काफी अच्छा एफर्ट लगाया है, लूसेंट वाले भी ट्रेडिशनल चीजों को बहुत कंपाइल अच्छे से करके मोटी सी किताब बना दी है उसने, तो अब अलग अलग बुक्स में बांट दिया है उसको। तो फैक्ट का जो कलेक्शन है वो तो यहां आपको मिल जाएगा। तो ये तो करना ही है, और एनसीईआरटी करना ही है, और इसमें ज्यादा जो ट्रेडिशनल बुक्स आप पढ़ते हो उसको करना है, एनसीईआरटी प्लस ट्रेडिशनल बुक्स। और जो स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर है, करंट अफेयर, वो स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ो। और एक और है स्टेट का हिस्ट्री, जो भी मान लो हरियाणा है, बिहार है, यूपी है, तो स्टेट का हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, और स्टेट का जो बजट होता है, स्टेट का जो बजट एंड इको सर्वे है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होता है, उसको भी पढ़ डालो। ये तुम्हारा स्टेट हो गया। स्टेट में तो कुछ करना ही नहीं है, आजकल स्टेट में तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ये कर डालो। अब मान लो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा पीसीएस है, तो हरियाणा पीसीएस में तो 7-8 क्वेश्चंस मुश्किल से स्टेट से आते हैं, है ही कितना बड़ा हरियाणा। और हरियाणा में जो स्टेट से क्वेश्चन आते हैं उसको जनरल कैंडिडेट भी सॉल्व कर देगा, थोड़े छोटे से अंडरस्टैंडिंग में भी वो सॉल्व कर देगा, इसलिए कोई बहुत मेजर उससे फर्क नहीं पड़ना है। बिहार में जाओगे तो बिहार का मतलब ही होता है एंशिएंट हिस्ट्री, तो जो लड़का एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर और मौर्यन आर्ट और पल्लवा आर्ट और पाला आर्ट ये सब में जो चैंपियन है लड़का, वो तो कर ही देगा। गांधी जी का मूवमेंट कब हुआ, चंपारण मूवमेंट क्या था, वही 1857 क्रांति का वीर कुंवर सिंह, ले दे करके सब कुछ वही है। तो जो स्टूडेंट एंशिएंट में अच्छा है वो बिहार बीपीएससी वैसे ही क्वालिफाई कर जाता है। बीपीएससी में मेन चैलेंज क्या आता है कि कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दे देगा, उसको भी सॉल्व करना है, वो 10th to 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेट में करना ये है, सभी स्टेट वालों को ये तो करना ही करना है। इसके बाद कुछ हर जगह का एक थोड़ा सा छोटा सा रेसिपी है जिसको कि फॉलो करना है और क्या करना है। यूपी तो काफी एडवांस लेवल पे चलता चला जा रहा है, यूपी अब आईएएस के लेवल का ही हो जाएगा कुछ दिन में, मुझे ऐसा लगता है। आप बस इतना करो, हम काफी थक गए। थैंक यू। लास्ट डेट झारखंड पीसीएस में आप वहां के रिसोर्स, मिनरल और वहां के इंडस्ट्रीज, वहां के जो जल प्रपात हैं, वहां का जो भूदृश्य है, उसके विषय में बहुत डिटेल से पढ़िए। बिहार पीसीएस का डिटेल देने का कोई जरूरत नहीं है। बिहार पीसीएस का मतलब यही होता है, ये देखो बिहार पीसीएस है। बिहार पीसीएस में जो ये रट गया, देखो मैंने रट यहां लिख दिया है। ये चैंपियन अगर इसका है तो बिहार पीसीएस निकल जाएगा। बिहार पीसीएस का मेरे हिसाब से कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है पीटी का कि उसके विषय में कोई बहुत बात की जाए। वहां का एक ही फॉर्मूला है, रटंत विद्या लपटंत कुश्ती। कुश्ती में जो कमजोर होता है वो पहलवान में बस लटक जाए, चिपक जाए, और छुड़ाते छुड़ाते ही थक जाएगा और हार जाएगा। वैसे ही बिहार पीसीएस का मतलब है रट जाओ किताबों के समूह को, पीटी हो जाएगा तुम्हारा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। अब RS टीवी से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, जो तुमको करना है करो। RS टीवी से साइंस टेक पढ़ने में यूपीएससी सॉल्व नहीं होगा, हम पहले ही बता देते हैं। RS टीवी में जो लोग आते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है कि कितना गहरा साइंस से यूपीएससी पूछता है। ये सब चक्कर में मत पड़ो, RS टीवी और ये टीवी